नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश अग्रवाल और आपका मेरे चैनल पर बहुत 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 ही ज्यादा स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले पाई चार्ट, राइटिंग टास्क 1 का पाई चार्ट हम देखने वाले हैं। और मैं वादा करता हूं इस वीडियो के बाद आप लोगों को राइटिंग टास्क 1 में 3 आउट ऑफ 3 बेड लाने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। मैं आपको एक ऐसा टेम्पलेट बताना चाह रहा हूं जो 110% आपको 9 बैंड दिला के रहेगा। 9 बैंड मतलब 3 बैंड का राइटिंग टास्क आता है। राइटिंग टास्क की गारंटी मेरी। तो शुरुआत करते हैं। हमने एक सैंपल क्वेश्चन लिया है, उसको पढ़ते हैं। अ डिपार्टमेंट स्टोर चेंज्ड मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू मूव सेल्स इन अ न्यू डायरेक्शन। एक डिपार्टमेंट स्टोर था, उसने अपनी मैनेजमेंट में कुछ बदलाव किया है। क्यों? अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है। द चार्ट शोज ग्रॉस सेल्स इन 5 डिपार्टमेंट्स इन ईयर 2010 एंड 2012। अच्छा, 2010 और 2012 का अपने को पाई चार्ट दे रखा है। इसमें अपने को 5 डिपार्टमेंट दे रखे हैं: इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, हाउसवेयर, फर्नीचर और ग्रोसरीज। समराइज द इंफॉर्मेशन एंड मेक कंपेरिजंस वेयर रेलेवेंट। अपने को समराइज करनी है और कंपेयर करना है। ठीक है, बहुत आसान है। शुरुआत करते हैं। देखो भाई लोग, जैसे ही तुमको पाई चार्ट दिखता है, तुम ना आओ देखो ना ताओ देखो। सबसे पहले क्या करो, क्या क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या क्या डिक्रीज हो रहा है और क्या क्या सेम है। इलेक्ट्रॉनिक्स था 37% था, अब 27% हो गया, यानी वो डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज लिख दिया अपन ने उसका आगे। फिर उसके बाद फैशन था 28% था, अब वो 23% हो गया, यानी डिक्रीज हो गया। ठीक है, डिक्रीज लिख दिया अपन ने। हाउसवेयर्स 15% था, 23% हो गया, यानी इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज लिख दिया। फर्नीचर 10% था, अब 4% हो गया, घट गया वो, यानी डिक्रीज कर दो। ग्रोसरीज 10% था, बढ़ गया, 23% हो गया, इंक्रीज लिख दिया। ठीक है, बहुत आसान है। अब अपना पैटर्न क्या रहेगा, सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, फिर आखिरी में ओवरऑल। शुरुआत करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। The pie chart reflect the differences in revenues of 5 categories of products in departmental store over a course of 2 years starting in 2010 to 2012. ठीक है। द पाई चार्ट्स रिफ्लेक्ट। पाई चार्ट क्या है? ये प्लूरल है, यानी हमको 2 पाई चार्ट दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे एस लगा रहे हैं। अगर ये प्लूरल है, यहाँ पे एस लग रहा है, तो जो आगे वाला शब्द होगा, यहाँ पे हमने रिफ्लेक्ट का यूज किया है, तो इसमें एस नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता, मान ली एक ही पाई चार्ट होता, द पाई चार्ट, तो आगे वाले शब्द में एस आता द पाई चार्ट रिफ्लेक्ट्स, पर अभी नहीं आएगा। ठीक है, छोटी सी चीजें पर इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हमने रिफ्लेक्ट यूज किया है। लोग क्या यूज कर सकते हैं? शो यूज करते हैं, प्रेजेंट यूज करते हैं, पर हमने नया शब्द यूज किया, रिफ्लेक्ट। द डिफरेंसेस इन, आमतौर पर यहाँ पे चेंजेस यूज होता है, पर हमने डिफरेंसेस यूज किया। सेल्स की जगह हमने रेवेन्यू लिख दिया। रेवेन्यू ऑफ 5 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स। 5 कैटेगरीज थी, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। 5 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट इन डिपार्टमेंटल स्टोर ओवर अ कोर्स ऑफ 2 years। आमतौर पर क्या यूज होता है? ओवर अ पीरियड ऑफ। हमने यूज किया ओवर अ कोर्स ऑफ 2 years स्टार्टिंग इन 2010 टू 2012। एकदम सिंपल सा है, पर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, अब अगला आता है हमारा बॉडी पैराग्राफ 1। इसके अंदर सबसे पहले हम डिक्रीजिंग पोर्शन को कवर कर रहे हैं। डिक्रीजिंग पोर्शन को हम पहले कवर क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर अभी हम डिक्रीजिंग पार्ट को कवर कर रहे हैं। ठीक है। इन 2010 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फैशन डिपार्टमेंट्स अकाउंटेड फॉर 65% of stores gross revenue. By 2012, this number had dropped to exactly half of all sales. Although electronics remained the highest grossing department, it nevertheless showed the greatest overall reduction at 10%. बॉडी पैराग्राफ 1 में हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सिंगल नहीं यूज करेंगे, जैसे नॉर्मल भाषा में यूज करते हैं। गाय हमारी माता है, गाय हमें दूध देती है। हमें ऐसा नहीं करना, हमको एकदम कंपाउंड सेंटेंस बनाना। गाय हमारी माँ है, वो हमें दूध देती है, ऐसा लिंक करके सेंटेंस बनाने, 2-3 को एक साथ ज्वाइन करके बनाने। तो हम बिल्कुल ऐसा करेंगे। हमने यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट चूज कर लिए डिक्रीजिंग पोर्शन के। एक पहले अपन ने इलेक्ट्रॉनिक्स चूज किया और दूसरा हमने फैशन डिपार्टमेंट को, दोनों को इकट्ठा उठा लिया। ठीक है। In 2010, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फैशन डिपार्टमेंट अकाउंटेड फॉर 65%। हमने इलेक्ट्रॉनिक उठाया, फैशन डिपार्टमेंट उठाया, इन दोनों को ऐड कर लिया और 65% ऐड कर दिया। ठीक है, अकाउंटेड फॉर 65% ऑफ स्टोर्स ग्रॉस रेवेन्यू बाय 2012। पहले हमने 2010 की बात कर ली, अब अपन इसको चेंज कर रहे हैं सेमीकोलन लगा के, बाय 2012 दिस नंबर हैड ड्रॉप्ड। अगर डिक्रीज हुआ है तो ड्रॉप्ड यूज करना, अगर इंक्रीज हुआ है तो रोज यूज करना। मैंने आपको दोनों बता दिए। ठीक है। This number had dropped to exactly half of all sales हुआ है तो exactly यूज करें, अगर roughly हुआ है तो roughly यूज करें। This number had dropped to exactly half of all sales। half मतलब यहाँ पे देखिए 50% हो गया 2012 में, इसलिए मैंने 50% की जगह half of all sales लिखा है। बहुत शानदार। Although
electronics remained the highest grossing department. Although electronics remained the highest grossing department, it nevertheless showed the, यहाँ पे ग्रेटेस्ट काट दीजिए क्योंकि ग्रेटेस्ट तो यहाँ पे हमारा ग्रोसरी हो रहा है, 10 से 23 हो रहा है, ठीक है, ग्रेटेस्ट काट दीजिएगा आप. इट नेवरदलेस शोड द ओवरऑल रिडक्शन है 10%. ये इस लाइन को खूबसूरती दे रही है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक और फैशन डिपार्टमेंट को तो ऊपर वाली लाइन में कवर कर लिया था, ठीक है, कोई बात नहीं, पर जो अगली लाइन है वो वापस हमको बता रही है कि इलेक्ट्रॉनिक जो हाईएस्ट ग्रोसिंग डिपार्टमेंट था और उसने 10% का डिफरेंस शो किया. अगर डिफरेंस अलग अलग हो तो आप अलग भी यूज कर सकते हैं कि although electronic remained the highest grossing department, but XYZ nevertheless showed the greatest overall reduction at 10%. आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं. अगर आप ऐसे यूज करेंगे तो ऊपर वाले टेम्पलेट में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और XYZ साथ में लेने पड़ेंगे, ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. तो आपने मूर्ति बना ली थी टेम्पलेट, अब उसको सजाने का काम किया इन दोनों लाइन ने. Although electronics remained the highest grossing department, it nevertheless showed the greatest overall reduction at 10%. अब देखिए ये लाइन तो आपको खूबसूरत मिल गई, पर अब आप पूछ रहे होंगे भाई साहब टेम्पलेट तो ऐसा होता है जो हर जगह फिट हो, ये लाइन तो हमें रिस्ट्रिक्शन दे रही है कि अगर ऐसा होगा ऐसा नहीं. मैं क्या बता रहा हूँ, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स जो था यहाँ पे डिपार्टमेंट वो सबसे ज़्यादा था और फिर उसने सबसे ज़्यादा रिडक्शन भी शो किया, तो हमने ये लाइन यूज़ की. तो जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो हम ऐसा कुछ ही ढूंढेंगे ना, सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो हम उसको सबसे जो ज़्यादा पोर्शन है तो हम उसको ही लिखेंगे. ऑल्दो इलेक्ट्रॉनिक्स रिमेंड द हाईएस्ट ग्रोसिंग डिपार्टमेंट, उसको ऐसा यूज कर लेंगे. फिर जो अगली लाइन होगी उसके अंदर हम ढूंढेंगे सबसे ज्यादा रिडक्शन किसने किया है. तो रिडक्शन किसने किया, जैसे अभी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ने किया है, पर मान लीजिए किसी और ने किया, एक्स ने किया है, तो हम लिख देंगे एक्स नेवरदलेस शोड द ग्रेटेस्ट ओवरऑल रिडक्शन है 10%, ठीक है. और फिर अपन ऊपर ही उन दोनों को ले लेंगे, एक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को अपन ऊपर ले लेंगे. इन 2010 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्स अकाउंटेड फॉर 65%, ठीक है. तो मैं क्या कह रहा हूं, आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, आप लोगों को सेटिंग करनी पड़ेगी कि भाई साहब नीचे वाली लाइन बड़ी खूबसूरत है, हम नीचे वाली लाइन के बदौलत लेते ऊपर वाली पोर्शन कवर कर रहे होंगे, ठीक है. अब देखिए बॉडी पैराग्राफ 1 ही चल रहा है, उसके अंदर डिक्रीजिंग पोर्शन हम बता रहे हैं. सेकंड पॉइंट, एक लाइन तो लिख दिया अपन. सेकंड पॉइंट, फर्नीचर द अदर बिग टिकट आइटम सॉ सेल्स श्रिंक बाय मोर देन हाफ ओवर द 2 year span, falling to 4% from 10%. Furniture, which comprises almost a 1/10 of all sales in 2010, fell to 4% in 2012. Furniture and housewares added up to 25%, with furniture only 10% of that total in 2010. However, in 2012, the trend almost remained same, with former making up 4% and later at 23%. Furniture, the other big ticket item. Big ticket मतलब बड़ा भारी आइटम. Furniture, the other big ticket item saw sales shrink by. Shrink, हमने shrink यूज किया, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है. डिक्रीज की जगह shrink यूज किया. Saw sales shrink by more than half. फर्नीचर पहले कितना था, 10% था, पर अब 4% हो गया, तो more than half shrink हो गया. Shrink by more than half over the 2 year span. Over the 2 year span यूज किया है मैंने, span. Over a course of 2 years शुरुआत में इंट्रोडक्शन में यूज किया था, यहाँ पर अपन ने span यूज किया है. Over a 2 year span, falling to 4% from 10%. अब देखो यहाँ पे हमने थोड़ी छेड़छाड़ी कर दी, आपको समझ में आया. देखो फॉलिंग टू 4%, पहले हमने 2012 का लिख दिया 4%, फिर उसके बाद फ्रॉम 10% किया. यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी छेड़छाड़ी की, पर ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है आखिरी में. अब यहाँ पे 2 पॉइंट बहुत है, बॉडी पैराग्राफ 1 में 2 पॉइंट बहुत है, इससे ज्यादा आपका ऑप्शन होंगे भी नहीं डिक्रीजिंग पार्ट के. पर फिर भी बाय चांस बहुत ज्यादा ही एग्जामिनर ने 3-3 पाई चार्ट दे दिए, तब हम क्या करेंगे, इसलिए मैं आपको 2-3 एक्स्ट्रा बता देता हूँ. फर्नीचर विच कंप्राइजेज ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ ऑल सेल्स इन 2010 फेल टू 4% इन 2012. 10% को हमने 1/10 लिखा है, कंप्राइजेज ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ ऑल सेल्स इन 2010, ठीक है. फेल टू 4% इन 2012, इतना आसान है. फेल टू 4%, डिक्रीज हुआ इसलिए हमने फेल टू लिखा. फर्नीचर एंड हाउसवेयर्स एडेड अप टू 25%, विथ फर्नीचर ओनली 10% ऑफ दैट टोटल इन 2010. However, in 2012, the trend almost
remained same with former making up 4% and later at 23%। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम फिर से कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं, फर्नीचर और हाउसवेयर्स अपन ने दोनों को उठाया है, उन दोनों को ऐड कर लिया और हमारे पास आंसर निकल गया है 25%। फर्नीचर एंड हाउसवेयर एडेड 25%। अब हम वापस हाईलाइटिंग कर रहे हैं, विद फर्नीचर ओनली 10% ऑफ दैट टोटल इन 2010, कि 2010 में फर्नीचर और हाउसवेयर दोनों को मिला के तो 25% हो रहा था, पर फर्नीचर को उठाएं तो वो बस 10% हो रहा था। ये थोड़ी हाईलाइटिंग है, थोड़ा पैटर्न है एक नए तरह का। अब लिखना हाउएवर इन 2012 द ट्रेंड रिमेंड सेम। अगर रिमेंड सेम है तो रिमेंड सेम पड़े रहने देना, अगर बदला है ट्रेंड तो हम लिख देंगे रिवर्स्ड। द ट्रेंड ऑलमोस्ट रिवर्स्ड। रिवर्स्ड मतलब कि भाई फर्नीचर पहले ज्यादा था, हाउसवेयर कम था, अब फर्नीचर ज्यादा हो गया, हाउसवेयर कम हो गया, ऐसा कुछ। अब हाउसवेयर ज्यादा हो गया, फर्नीचर कम हो गया, ऐसा कुछ। अगर ट्रेंड वही है कि फर्नीचर पहले भी ज्यादा था हाउसवेयर से और अभी भी ज्यादा है, तो हम रिमेंड सेम लिखेंगे। पर अगर उल्टा हो गया कि हाउसवेयर फर्नीचर से ज्यादा हो जाए 2012 में, तो हम रिवर्स लिखेंगे। फिलहाल अभी तो रिमेंड सेम लिख रहे हैं। द ट्रेंड रिमेंड सेम विद फॉर्मर मेकिंग अप 4% एंड लेटर एट 23%। ठीक है, ऑलमोस्ट हटा देना यहाँ से, रिमेंड सेम जब लिखो, पर रिवर्स लिखो तो ऑलमोस्ट लगा देना, बहुत आसान है। अब बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 लिखने जा रहे हैं। बॉडी पैराग्राफ 2 में हम इंक्रीजिंग पार्ट और सेम जो पार्ट रहेगा वो लिखेंगे। ठीक है, ग्रोसरी आइटम एंड हाउसवेयर्स मीनवाइल इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, jumping from 10% and 15% respectively to 23% each in 2012. For groceries, this is jump of more than double the previous sales figure. इसमें फिर से हम कंपाउंड सेंटेंस का यूज कर रहे हैं। जितना ज्यादा कंपाउंड सेंटेंस का यूज करेंगे उतने ज्यादा फायदा। हमने ग्रोसरीज और हाउसवेयर दोनों को उठाया। ग्रोसरी आइटम है ना हाउसवेयर, मीनवाइल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली जंपिंग फ्रॉम 10% एंड 50%। ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो हम यूज करें इंक्रीज सिग्निफिकेंटली जंपिंग फ्रॉम 10% एंड 15%। ग्रोसरी 10% था और हाउसवेयर 15% था, रिस्पेक्टिवली टू 23% ईच। अगर अलग अलग हो तो आप अलग अलग वैल्यू लिखना, पर यहाँ पे सेम वैल्यू थी तो मैंने ईच का इस्तेमाल किया है, टू 23% ईच इन 2012। ये हो गया सिंपल पोर्शन। देखो एग्जामिनर को लगा भाई इसने तो यहीं पे 2012 में खत्म कर दिया, पर हमने यहाँ पे खत्म नहीं किया है, हमने यहाँ से शुरुआत किया, हमने तो और बना दिया। फॉर ग्रोसरीज दिस इज जंप ऑफ मोर देन डबल द प्रीवियस सेल्स फिगर। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा, आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। सेकंड वाला बढ़ता है, ओवर द 2 year span ग्रोसरीज एंड हाउसवेयर्स witnessed an increase in sales with groceries showing the greatest rises। ठीक है, housewares escalated 1.5 times going from 15% to 23%, exactly equal to fashion and groceries department। Grocery and houseware witnessed an increase in sales, दोनों की सेल्स इंक्रीज हुई, with groceries showing the greatest rises। आप देख सकते हैं ग्रोसरी जो था पहले 10% था, ठीक है, वो बढ़ के 23% हो गया, जिसने पूरे चार्ट के अंदर सबसे ज्यादा राइज शो किया, इसलिए हमने विद ग्रोसरी शोइंग द ग्रेटेस्ट प्राइसेस। ठीक है, हाउसवेयर्स एस्केलेटेड 1.5 टाइम्स गोइंग फ्रॉम 15% टू 23%, एक्जैक्टली इक्वल टू फैशन एंड ग्रोसरीज डिपार्टमेंट। अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ मैंने आपको लाइन क्राफ्ट में बताया होगा, आपको याद हो तो मैं आपको यहाँ पे भी ये काम आ सकता है। जैसे हाउसवेयर एस्केलेटेड 1.5 टाइम्स मतलब 1.5 टाइम्स। कभी जैसे आपको 2% से 20% हो रहा है तो आप 10 टाइम्स भी लिख सकते हैं, 20 टाइम्स भी लिख सकते हैं, वो क्वेश्चन पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे 15% से 23% हो रहा है, यानी 1.5 टाइम्स गोइंग फ्रॉम 15% टू 23%। रफली और एक्जैक्टली की जगह वो चूज कर सकते हैं आप। एक्जैक्टली इक्वल टू फैशन एंड ग्रोसरी डिपार्टमेंट, यहाँ पे फिर से हमने इसको लिंक कर दिया, हाउसवेयर को हमने फैशन और ग्रोसरी से लिंक कर दिया। एक्जैक्टली इक्वल टू फैशन एंड ग्रोसरी डिपार्टमेंट। अगर थोड़ा 19-20 भी हो ना तो आप रफली के यूज करना, पर ये टेम्पलेट का यूज जरूर करना। आप सोच रहे हो कि भाई साहब अगर यार ऐसा सिचुएशन बनी नहीं बनी, नहीं भाई, हमको बनानी है सिचुएशन, हम रफली का यूज कर लेंगे, पर हम यूज करेंगे। ठीक है, अब ये बोनस हो गया थोड़ा। Furniture and groceries each contributed to 10% of sales in 2010 with inverse changes by 2012। सेकेंड वाला आता है, in contrast contribution from X and Y remained constant in both years at 10%। इसमें दिया गया है कि भाई साहब फर्नीचर का है ये ऑरेंज वाला और ग्रोसरीज ये पर्पल वाली। फर्नीचर और ग्रोसरीज दोनों का 10% था पहले 2010 के अंदर, पर 2012 में कुछ गड़बड़ हो गई। 2012 में इनवर्स चेंजेस बाय 2010, मतलब इनवर्स चेंजेस मतलब जरूरी नहीं कि भाई एकदम ही उल्टा हो, इनवर्स चेंजेस मतलब बदलाव हो गए। नॉर्मल बदलाव को भी हम इनवर्स चेंजेस से दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब सेकंड वाला देखिए, इन कॉन्ट्रास्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्स एंड वाई रिमेन कांस्टेंट इन बोथ ईयर्स एंड 10%। एकदम सिंपल सा है, सेम पैटर्न चल रहा है, 2010 में भी उसकी वही वैल्यू थी, 2012 में भी उसकी वही वैल्यू थी, तो नॉर्मल। इन कॉन्ट्रास्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्स एंड वाई रिमेन कांस्टेंट इन बोथ ईयर्स एट 10%। ये खत्म होता है बॉडी पैराग्राफ 2। ठीक है, लगा कि नहीं इफेक्टिव था, सच बताना, लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना भाई। अब बनाते हैं ओवरऑल। Overall, what stands out from the circular graph is that at the beginning of the period, groceries and furniture contributed the least to store's gross revenue, while electronics was the most significant revenue sector in comparison to at the end of the period. Electronics remained the largest sales segment and the lowest contribution was made by furniture department. हम यहाँ पे ओवरऑल में क्या लिख रहे हैं, सबसे ज्यादा क्या था और सबसे कम था। 2010 में सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू थी, सबसे कम किसकी वैल्यू थी, 2012 में सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू थी, सबसे कम किसकी वैल्यू थी। बस ओवरऑल इतना सा पैटर्न हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल व्हाट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द सर्कुलर ग्राफ, पाई चार्ट को हमने सर्कुलर ग्राफ का नाम दिया है। ओवरऑल व्हाट स्टैंड्स आउट, पूरे सर्कुलर ग्राफ से क्या उभर के आता है, इज दैट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब 2010 के अंदर एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ग्रोसरी एंड फर्नीचर कंट्रीब्यूटेड द लीस्ट। ग्रोसरी और फर्नीचर की सबसे कम वैल्यू थी, 10% टू स्टोर्स ग्रॉस रेवेन्यू। इसके अंदर आपको वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, पहले बता रहा हूँ, सिर्फ कम ज्यादा लिखना है। वाइल इलेक्ट्रॉनिक वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सबसे सिग्निफिकेंट मतलब सबसे हाईएस्ट सेक्टर था। इन कंपैरिजन, यहाँ पे 2 भी लिखा देना, यहाँ पे 2 लिखा हुआ नहीं है। इन कंपैरिजन टू एट द एंड ऑफ द पीरियड, 2012 को हमने किससे दर्शाया, एट द एंड ऑफ द पीरियड। मैंने बताया ना, यहाँ पे आपको वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ इंग्लिश लिख रहे होंगे। एट द एंड ऑफ द पीरियड इलेक्ट्रॉनिक्स रिमेन द लार्जेस्ट सेल्स सेगमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सबसे लार्जेस्ट सेगमेंट था, सेल सेगमेंट, एंड द लोएस्ट कंट्रीब्यूशन वाज मेड बाय फर्नीचर डिपार्टमेंट। लोएस्ट कंट्रीब्यूशन किसके द्वारा दिया गया, फर्नीचर डिपार्टमेंट के द्वारा। आसान था ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ यार, आप लोगों के 3 आफ्टर 3 बैंक आ रहे होंगे। इस पैटर्न को यूज करना थोड़ा, और अगर नहीं समझ पाया फिर भी इस वीडियो को देखो।